वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर में आपके पास टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वाई शुड वी वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर एंड वाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि हमें विंटर्स में जो है डार्क कलर्ड जो क्लोथ्स हैं वो क्यों वियर करने चाहिए, और वाइट कलर्ड या लाइट कपड़े, लाइट जो कलर्स होते हैं वो हमें समर में वियर करने चाहिए, और इनका क्या रीज़न है। हमें बेसिकली इसका रीज़न एक्सप्लेन करना है। अच्छा, आंसर की तरफ मूव करते हैं। इन विंटर द टेम्परेचर इज़ लो एंड वी नीड टू कीप आवर बॉडीज़ वार्म। इन कंट्रास्ट ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर इज़ हाई एंड वी नीड टू स्टे कूल। अच्छा, इसमें सिंपल सा रीज़न बताया हुआ है कि विंटर में क्या होता है, हमारा आउटर मोस्ट जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो काफ़ी लो होता है, और उस दौरान हमें क्या चाहिए होता है कि हम अपनी बॉडीज़ को वार्म रखें। और समर में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि टेम्परेचर हाई होता है और हम ठंडा रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर, या हम ऐसे कपड़े पहने, लाइट कपड़े पहने जिनसे हम कूल फील कर सके, कंफर्टेबल फील कर सके। अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि जो डार्क कलर क्लोथ्स है ना, उनमें प्रॉपर्टी क्या है कि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर है वो उतना ज़्यादा अच्छा इमिटर भी होता है, वो जो हमने एक टेबल पढ़ा था। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम वियर डार्क क्लोथ्स जो हैं हमें विंटर में पहनने चाहिए, क्योंकि वो हमें उस वक्त हीट एब्जॉर्ब करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी होती है, आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट जो है वो टेम्परेचर कम होता है, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को इन्वायरमेंट से और हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडीज़ वार्म रहे। जो लाइट कलर क्लोथ्स हैं ऑन द अदर हैंड वो बेटर होते हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने में, वो एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब समर में हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम हीट एब्जॉर्ब करें, ठीक है, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो हम ऐसे कपड़े पहनना हम प्रेफर करेंगे कि जो कि रिफ्लेक्ट करें सनलाइट को, वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और हमारी बॉडी इस तरह से कूल रहेगी। तो कंक्लूजन क्या है कि हम डार्क कलर क्लोथ्स जो है वो विंटर में पहनते हैं ताकि हम हीट एब्जॉर्ब कर सकें और ये हमें वार्म रखते हैं। लेकिन जो लाइट कलर क्लॉथ्स हैं वो समर में पहने जाते हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट करें हीट को और हमें ये कूल रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इस पे मैंने ये बना के दिखा दिया इस तरह से कि अगर हम वियर करते हैं जब डार्क कलर, जिस तरह से कि ब्लैक या नेवी जब हम पहनते हैं, मिसाल के तौर पर आपने ब्लैक कोट को वियर किया हुआ है, ब्लैक कोट एब्जॉर्ब करता है ज़्यादातर सनलाइट, जितनी भी इस पर फॉल हो रही है उसमें से काफ़ी हद तक इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी एब्जॉर्ब की उसको कन्वर्ट कर लेता है उस लाइट को हीट में, और हमारी बॉडी को वार्म अप कर देता है फास्टर। तो ये किस लिए सूटेबल है, विंटर सीजन के लिए सूटेबल है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे जब हम लाइट कलर्स पहनते हैं, जैसे कि वाइट हो गया या कोई और लाइट कलर पहन लिया, मिसाल के तौर पे वाइट शर्ट वियर की हुई है, तो वाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा मोस्ट ऑफ द सनलाइट को, ठीक है, जितनी भी इस पर फॉल कर रही है उसको ये रिफ्लेक्ट करेगा और रिटेन नहीं रखेगा अपने अंदर हीट को, और इसकी वजह से क्या है, हमारी बॉडी काफ़ी हद तक कूल रहती है। तो क्या होगा, ये सूटेबल कब है, समर्स में जो है लाइट कलर्स पहना ज़्यादा सूटेबल है और डार्क कलर्स पहना विंटर में सूटेबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 था, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया हुआ है कि इन अ हाउस गीजर्स एंड वाटर बॉयलर्स आर फिटेड ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड स्टिल वी गेट वार्म वाटर ऑन द टॉप फ्लोर विदाउट यूजिंग पंप, हाउ इज़ इट पॉसिबल। इसमें कह रहे हैं घरों में जो गीज़र्स हैं या वाटर बॉयलर्स हैं उनको फिट किया जाता है ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन जो टॉप फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, किसी और फ्लोर पे है, उनको भी वहाँ तक भी हॉट वाटर जो है वो पहुँच रहा होता है, और इस सिस्टम में कोई पंप भी यूज़ नहीं हो रहा होता। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, डायग्राम देख लें, आपकी बुक में ही है ये 10.23। इसमें हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, गैस है, फ़ैन, बर्नर, हीट एक्सचेंजर है, इसमें आपको पंप नहीं दिखाई दे रहा। अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि जो हीटेड वाटर है, बेसिकली जो यहाँ से हॉट वाटर, जो बर्नर जिस वाटर को वार्म करवा रहा है, हॉट करवा रहा है, वो जो हीटेड वाटर है वो राइज कर जाता है अपर फ्लोर्स में, किस प्रोसेस के ज़रिए से, थर्मल कन्वेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए से। और जहाँ पे क्या होता है कि वार्म वाटर एक्सपैंड करता है और लेस टेंस बन जाता है। ये वही सारा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको कन्वेक्शन वाले जो हमारे पास टॉपिक था उसमें भी एक्सप्लेन किया था। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ नीचे प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, एक लेयर ये वाटर मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, ठीक है। अब जब इसको कॉन्टीन्यूसली हीट सप्लाई हो रही है, ठीक है, इन तमाम वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाएगा, ये राइज़ करना शुरू हो जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे इस लेयर में। लेट्स सपोज ये मूव करना शुरू हो गए यहाँ पे, जब यहाँ से ये मूव किए और ये लेस टेंस बनते गए, ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंट स्पेसेस बन जाएंगी इस जगह पे, ठीक है, जहाँ से ये मूव करेंगे यहाँ पे वैकेंट स्पेस बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे वैकेंट स्पेस बनेगी तो जो ऊपर वाला कोल्ड वाटर है, ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं कोल्ड
वाटर के जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो इनकी जगह आके इन वैकेंट स्पेसेस को फिल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि वार्म वाटर एक्सपैंड हो जाता है और लेस डेंस बन जाता है। ठीक है, और ये वाला जो इफ़ेक्ट है इसी को हम कंबाइन कर लें अगर ग्रेविटी फेड सर्कुलेशन के साथ तो क्या होगा, और प्रॉपर इंसुलेशन अगर हम कर देंगे तो इंसुलेशन में क्या होता है कि हीट लॉस नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अगर हम इसको कंबाइन कर लें ग्रेविटी फेड सर्कुलेशन के साथ प्रॉपर इंसुलेशन के साथ, तो जो वार्म वाटर है वो अपवर्ड फ्लो होता रहता है उसका, और विदाउट नीडिंग अ पंप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सिस्टम का डिज़ाइन है और जो प्रेशर है वाटर हीटर का वो फैसिलिटेट करता है इसके फ़्लो को। ठीक है, यानी कि जो फ़्लो है उसको अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, उस फ्लो को मेंटेन किया हुआ है उन सब ने। और इसमें प्रिंसिपल जो है थर्मोडायनामिक्स के वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स के प्रिंसिपल वो यूटिलाइज हो रहे हैं, और ये डिलीवर करता है वार्म वाटर को थ्रू आउट द बिल्डिंग। और ये पेज नंबर जो 29 है आपका बुक का, मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड और वाटर सिस्टम, उसको भी आप एक बार रीड देते हैं, बिल्कुल वहीं से हमने इसका आंसर डिराइव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर 1 मीटर अबव द वुड्स और 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वुड्स। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि वुड फायर आपने जो है वो लगाई हुई है, आग लगाई हुई है, उसमें आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 1 मीटर अबव द वुड्स आपको जो है हीट ज़्यादा मिलेगी, आपको फील होगी, या 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वुड आपको ज़्यादा हीट मिलेगी। अच्छा, अब इसके लिए डायग्राम देख लें। अब देखें, ये आपके पास वुड फायर है, ठीक है, यहाँ से वुड फायर बनी हुई। अब जिस तरह से हम फूड कुक करते हैं तो फूड, अब यहाँ पे भी तो वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, ये तो कुक नहीं हो रही। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि 1 मीटर यहाँ से लेकर इस पैन तक का डिस्टेंस 1 मीटर अबव द वुड बन रहा है, और यहाँ इसी फायर से लेकर ये जो वेजिटेबल्स हैं यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 1 मीटर इन द फ्रंट ऑफ फायर बन रहा है, तो कौन सी आपको क्या लग रहा है कि हीट कहाँ पे ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, इस पैन तक जो हीट 1 मीटर अबव द फायर जा रही है वो ज़्यादा हीट है। क्यों? देखिए, अगर तो ऐसा होता ना कि फ्रंट पे हीट ज़्यादा आती तो हम कभी भी जो कुकिंग है ना वो इस तरीके से नहीं होनी थी। पैन हमेशा यहाँ वेजिटेबल्स की जगह रखा जाता, क्योंकि अगर यहाँ पे हीट ज़्यादा आती है, हमने जो फूड को कुक करना है तो हमारा तो ये मकसद है ना, यही पर्पज़ है कि हीट ज़्यादा मिले फूड को, तभी वो कुक होगी। तो क्या है कि ये वेजिटेबल्स आपको इन फ्रंट दिखाई दे रही हैं लेकिन ये कुक नहीं हो रही, ये एज इट इज़ पड़ी रहेंगी, लेकिन जो 1 मीटर अबव जहाँ पे हमने पैन रखा हुआ है वो कुक हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका आंसर ये होगा कि हमारे पास जो, हाँ, इसका ये मतलब होगा कि हमें हीट जो है वो 1 मीटर अबव द वुड फायर ज़्यादा जो है वो मिलती है। इसका अब रीज़न पढ़ लेते हैं। हीट जो होती है वुड फायर से वो ट्रांसफ़र हो रही होती है रेडिएशन के प्रोसेस से भी और कन्वेक्शन के प्रोसेस से भी। ये दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं फायर से हीट को ट्रांसफ़र करने में। जब वुड फायर बर्न करती है तो इसकी जो हीट हो जाती है, आसपास की एयर जितनी भी है वो हीटअप होना शुरू हो जाती है। हॉट एयर जो है वो लेस टेंस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग एयर। तो जो एयर जो है हॉट होगी वो राइज कर जाएगी स्ट्रेट अपवर्ड, और यही प्रिंसिपल हमने कन्वेक्शन में पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली कन्वेक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जो रीजन है जो कि डायरेक्टली अबव द फायर है उसमें कंसनट्रेटेड स्टीम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी हॉट गैसेस की हीट एनर्जी की। तो जो भी हमारी ट्रेडिशनल कुकिंग है उसमें जो पॉट्स हैं हम उनको अबव द फ्लेम्स रखते हैं। क्यों? वही रीज़न है कि यहाँ पे ही हीट स्ट्रॉन्गर होती है और यहाँ पे ही हीट मोर फोकस होती है एज़ कम्पेयर टू 1 मीटर अबव द 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ द वुड्स। ठीक है, तो हम प्रेफर, क्या इसका आंसर होगा कि 1 मीटर अबव द वुड्स जो है वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम जिससे मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वाई टू क्राउडेड सिटी एरियाज फील हॉटर कंपेयर टू आउटस्कर्ट्स ऑन अ हॉट समर डे, स्टेट द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। इसमें कह रहे हैं कि जितनी भी क्राउडेड सिटी एरिया है वो आपको ज़्यादा हॉटर क्यों फील होता है एक हॉट समर डे में एज़ कम्पेयर टू जो आउटस्कर्ट का एरिया है, और इन दोनों के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका आपने रीज़न यहाँ पे स्टेट करना है। अच्छा, इसका आंसर पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ बिकॉज सिटीज़ सफ़र फ्रॉम द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कहने के सिटीज़ में एक इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जिसको हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। ये इसकी वजह से जो क्राउडेड सिटी एरियाज़ हैं वो ज़्यादा हॉटर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटस्कर्ट्स। उनमें अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व है जो कि ये नीचे मैंने लिखे हुए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। सिटीज़ हैव अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ हीट एब्जॉर्बिंग सर्फेसेज लाइक कॉन्क्रीट, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, कार्स, बिल्डिंग्स। इसमें पहला पॉइंट हमें या पहला रीज़न ये दिया हुआ है
कि कार्स जो हैं जैसे सिटीज़ है ना, वहाँ पे हाई कंसनट्रेशन होती है हीट एब्जॉर्बिंग सरफेसेस की, जैसा कि कंक्रीट हो गया, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होती हैं जैसे कि कार्स हैं, बिल्डिंग ज़्यादा है, तो ये तमाम जितनी भी सरफेसेस हैं ये हीट एब्जॉर्बिंग सरफेसेस हैं और इनकी ही हाई कंसनट्रेशन होती है सिटीज़ में, तो इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सेकेंड, लैक ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रीनरी इन द अर्बन एरियाज रिड्यूस द कूलिंग इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक तो लैक ऑफ वेजिटेशन, ग्रीनरी यानी कि प्लांट्स वगैरह ग्रीनरी कम होती है, तो इसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड जो रीज़न दिया हुआ है वो क्या है कि अर्बन एरियाज एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड हीट इमिशन फ्रॉम द व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड बिल्डिंग ऑपरेशंस। सिटीज़ में क्या है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, गाड़ियों से हीट इमिशन ऑब्वियसली ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, इसके साथ बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो इन तमाम बातों की वजह से ओवरऑल हीट इमिशन ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट में क्या बताया हुआ है कि जो आउटस्कर्ट एरिया है वहाँ पे ग्रीन स्पेसेस आपको देखने में ज़्यादा मिलती हैं, दरख्त ज़्यादा हैं, ग्रीनरी ज़्यादा है, ट्रैफिक कम होती है, इंडस्ट्रीज़ कम है और हीट के सोर्सेज जितने भी हैं वो भी वहाँ पे कम है, बेटर एयर फ्लो होता है, इसकी वजह से कूलर टेम्परेचर वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं नोटिसेबल टेम्परेचर डिफरेंस जो कि हमें सिटीज़ में और आउटस्कर्ट्स में देखने को मिलता है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। देखने में लग रहा है कि शायद आंसर थोड़ा लेंथी हो, लेकिन ये लेंथी नहीं है, मैंने काफ़ी स्पेस दे के लिखा हुआ है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, जब आप इसको अपने टेक्स्ट बुक पे लिखेंगे तो इतनी स्पेस नहीं लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वाई इज़ द मेटालिक हैंडल ऑफ अ डोर कोल्डर दैन द वुड ऑफ द सेम डोर व्हेन टच्ड। अब क्या है, हमारे पास हमारे पास डोर है, ठीक है, ये डोर वुड का बना हुआ है, इस डोर के ऊपर हैंडल है जो कि मेटल का बना हुआ है, ठीक है, ये मेटालिक हैंडल है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये जो मेटालिक हैंडल है ना डोर का, ये आपको कोल्डर क्यों फील होता है एज़ कम्पेयर टू वुड जो है सेम डोर की। ठीक है, ये जो वुड है, मिसाल के तौर पे विंटर सीज़न है, ठीक है, विंटर में अगर आप इस मेटल का जो हैंडल है इसको हाथ लगा के चेक करें और ये जो डोर है इसको हाथ लगा के चेक करें, इन दोनों के टेम्परेचर में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, विंटर में क्या होगा, आपको ये जो मेटालिक हैंडल है ना ये कोल्डर ही फील होगा एज़ कम्पेयर टू ये जो वुड है। लेकिन समर में क्या होगा, आजकल जैसे आप इजीली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मेटालिक हैंडल है किसी भी डोर का, उसको आप हाथ लगा के देखेंगे वो आपको गर्म दिखाई देगा, गर्म फील होगा, वो हॉट होगा, लेकिन जो वुड है वो आपको ठंडी फील होगी। तो विंटर्स के केस में ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो विंटर के हवाले से पूछा हुआ है। कंप्लीट क्वेश्चन, हम इसका कंप्लीट आंसर नीचे करते हैं कि क्या होता है कि डिफरेंट मटेरियल जिस तरह से है, हमारे पास मेटल है जैसे वुड है, ये दोनों डिफ़र करते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है कि ये किस तरह से हीट को कंडक्ट करते हैं एक ही टेम्परेचर पे। देखें टेम्परेचर तो दोनों के लिए सेम है ना, जैसे मैंने विंटर की अभी एग्जांपल दी, तो दोनों के लिए टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन आपको जो हैंडल है वो ज़्यादा ठंडा फील होता है एज़ कम्पेयर टू वुड के मुकाबले में। जो वुडन डोर है तो सेम टेम्परेचर, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, फ़र्क इस चीज़ में आ रहा है कि ये दोनों जो मटेरियल है वो हीट को कंडक्ट डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब ये जो इनकी प्रॉपर्टी है डिफरेंट सब्सटेंसेस की, डिफरेंट मटेरियल की, जो ये एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट को किस तरह से कंडक्ट करते हैं, हम इसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। अब जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वुड के मुकाबले में हाई होती है, ज़्यादा होती है। इसका क्या मतलब है कि जितने भी मेटल्स हैं ना वो हीट को ज़्यादा ट्रांसफ़र करवाएंगे एज़ कम्पेयर टू वुड। होगा सेम टेम्परेचर पे जो मेटल है वो हीट को ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा वुड के मुकाबले में। ठीक है, तो अगर हम मेटल टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सी है, जिस तरह से आजकल समर सीज़न में होता है, तो हम अगर मेटल बार को भी टच करते हैं तो मेटल जो है वो जल्दी से हीट को ट्रांसफ़र करेगा। आपने एक बार वुड को टच किया, एक बार मेटल को टच किया, आपको जो मेटल है वो ज़्यादा हॉट फील होगा, वुड कम हॉट फील होगी। मेटल क्यों ज़्यादा हॉट फील होगा, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, ज़्यादा है। मेटल ने जल्दी से हीट को ट्रांसफ़र कर लिया और ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र किया, लेकिन वुड ने कम किया। क्यों? क्योंकि वुड की थर्मल कंडक्टिविटी लो है और जो मेटल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है। जो रेट है हीट फ्लो का वो भी ग्रेटर है हमारे पास मेटल में, और इस वजह से मेटल जो है आपको वार्मर फील होगा एज़ कम्पेयर टू वुड। ये समर की बात हो रही है। इसी तरीके से जब आपके पास हाई थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की होती है ना, तो हीट और जल्दी से ट्रांसफ़र अवे भी होती है हमारी स्किन से, जिस तरह से कि कोल्ड टेम्परेचर है। ठीक है, अब
विंटर की बात जिस तरह से कर रहे हैं, कोल्ड टेम्परेचर है, आप जब हाथ लगाएंगे इसके हैंडल को और जो आपके पास स्टोर है इस दोनों को, तो आपको हैंडल जो है वो ज़्यादा कोल्ड जो है वो फील होगा। वो किस वजह से कि हमारी बॉडी की जो हीट है, जो मेटल है उसको ट्रांसफ़र अवे करवाएगा। लेकिन वुड की थर्मल कंडक्टिविटी चूँकि कम है, तो हमारी बॉडी की हीट जो है वो वुड में कम ट्रांसफ़र होगी, हीट फ्लो कम होगा। तो ये लिखा हुआ है कि जो रेट है हीट फ्लो का अवे फ्रॉम द स्किन वो ग्रेटर होता है मेटल्स के साथ, और जो फीलिंग ऑफ कोल्ड है वो हमें ज़्यादा इंटेंस फील होती है। इसकी वजह से जो मेटल्स हैं वो हमें कोल्डर फील होंगे एज़ कम्पेयर टू वुड एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम इसकी मैंने एक दिखाई हुई है, इससे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब आप कंसिडर करें कि समर का केस है, ठीक है, 32 डिग्री सी या लेट सपोज 40 डिग्री सी हम कह लेते हैं टेम्परेचर है, ठीक है, 40 डिग्री सी आउटसाइड टेम्परेचर है, आप सन में है, आपने अपने एक हाथ में जो है वो मेटल रॉड पकड़ा और एक हाथ में आपने वुडन का जो है वो रॉड उसको आपने होल्ड किया हुआ है, और आप जो है ना लेट सपोज 3 मिनट्स के लिए आपने स्टैंड किया धूप में, या आप 5 मिनट्स के लिए रुकते हैं, आप क्या देखेंगे कि जो मेटल रॉड है ना वो ज़्यादा हॉट हो जाएगा, लेकिन जो वुडन रॉड है वो इतना ज़्यादा हॉट नहीं हुआ होगा। ठीक है, और ये जो हमने इस तरह से ये रेड कलर से दिखाई हुई, इसका क्या मतलब है, जो हीट ट्रांसफ़र होती हुई आपको दिखाई देगी। तो इसका क्या रीज़न है कि जो हमारे पास मेटल है ना उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है, तो इसने सन से आने वाली हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया और हमारे हाथों की तरफ ट्रांसफ़र किया, तो हमें इससे ज़्यादा हीट फील होगी। ठीक है, और जो वुड है दूसरी तरफ इसने कम हीट को एब्जॉर्ब किया है और ये कम को ही ट्रांसफ़र करवाएगी हमारी बॉडी की तरफ, इसकी वजह से हमें ये ज़्यादा हॉट फील नहीं होगी। अब इस तरफ आ जाए, अब विंटर सीज़न है, ठीक है, 10 डिग्री सी आउटसाइड का टेम्परेचर है मिसाल के तौर पे। अब क्या होगा, आप मिसाल के तौर पर 5 मिनट के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, ठंडक में इस तरह से। अब क्या होगा, आप फील करेंगे कि जो मेटल है ना वो ज़्यादा कोल्ड होगा एज़ कम्पेयर टू ये जो आपने वुडन बार को होल्ड किया हुआ होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो मेटल है ना उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, हमारी बॉडी की जितनी भी हीट होगी उसको ये अपनी तरफ खींच लेगा, ट्रांसफ़र अवे करा देगा। ठीक है, इसके अपने रॉड में ये अपना एब्जॉर्ब कर लेगा उस हीट को जो कि हमारी बॉडी से आ रही है, तो ये हमें ठंडा फील होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ जो से वुड है, तो वुड की थर्मल कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट हमारी बॉडी से अवे यहाँ पे मूव करवाएगा, और इस वजह से आपको ये ज़्यादा ठंडा फील नहीं होता विंटर्स में। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाउ डू ट्रीज हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट कुड हैपन इफ़ द फॉरेस्ट आर डिप्लीटेड। इसमें कह रहे हैं जो दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, वो किस तरह से हमारे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, और अगर हम फॉरेस्ट को डिप्लीट करवा देते हैं, डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाती है, तो इससे क्या इफ़ेक्ट होगा। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं आंसर की। ट्रीज प्ले अ वाइटल रोल इन रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसमें कह रहे हैं कि ट्रीज़ जो है वो क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। ट्रीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और रिलीज़ करवाते हैं ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यही ऑक्सीजन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। ठीक है, ज़रूरी है ना हर लाइफ के लिए। इसके अलावा ट्रीज़ जो है वो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, कूल करते हैं एयर को ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से, और इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे वेदर पैटर्न्स को भी। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंस आ गई कि ये किस तरह से हेल्प करते हैं इन वो जो क्लाइमेट के जितने भी अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने में। और फिर सेकेंड इन्होंने क्या पूछा था कि अगर फॉरेस्ट को डिप्लीट कर दिया जाए फिर क्या होगा, तो वो हमने नीचे लिखा है कि अगर डिप्लीशन कर दी जाए फॉरेस्ट की तो उसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि क्या हो सकता है कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पहले ये अब्जॉर्ब कर रहे थे, दरख्त नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ही एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, इससे हमारे क्लाइमेट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सेकेंडली जो फॉरेस्ट हैं, जो दरख्त हैं, जंगल हैं, वो उन्होंने हैबिटेट प्रोवाइड एक तरह से की हुई होती है काफ़ी एनिमल स्पीशीज़ को। जब वो नहीं रहेंगे तो इस तरह से क्या है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस आपको देखने में मिलेगा, और काफ़ी एनिमल्स जो है वो इतना उनकी जो नंबर है, उनकी जो क्वान्टिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी कि अल्टीमेटली वो उनकी एक्सटिंक्शन ही हो जाएगी। इसके अलावा ट्रीज़ जो हैं वो सॉइल को इन प्लेस होल्ड करने में हेल्प करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, और इनके बगैर क्या होगा कि सॉइल एरोजन हो सकती है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो वाटर साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं, तो इनके लॉस की वजह से
जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हैं, जो रेनिंग वगैरह है, ये जो वाटर अवेलेबिलिटी है, ये तमाम चीज़ें भी बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होंगी। तो अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट को तो हम क्लाइमेट को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं और इंश्योर किया जा सकता है हेल्दियर प्लानट फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, जितने ज़्यादा ट्रीज़ हैं, उससे हमारे क्लाइमेट को बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर लेंगे, डिप्लीशन करवा देंगे फॉरेस्ट की, तो वो सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो भी हमने पढ़े वो सब हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इसकी तरफ मूव करते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाउ डज़ ग्रेविटी कॉन्ट्रीब्यूट टू द अर्थ कोर टेम्परेचर। अच्छा, ये आपके जो बुक के पेज नंबर 37-38 उस पर ये टॉपिक लिखा हुआ है, वहीं से सारा मैंने आंसर लिखा है। उसमें वही बताया हुआ है कि ग्रेविटी की वजह से, वो जो टॉपिक नहीं है कि जिसकी वजह से अर्थ का जो कोर टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन रहता है, उसमें हमने काफ़ी फैक्टर्स पढ़े थे, उनमें एक फैक्टर ग्रेविटी का भी है। तो इसमें सारा वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या बिलीव किया था कि जो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी उसमें ग्रेविटी की वजह से डिफरेंट बॉडीज़ की फॉर्मेशन हुई थी, और डिफरेंट जैसे डस्ट है, रॉक है, आइस, ये तमाम मिल के इन्होंने मैसिव ऑब्जेक्ट बनाया था अर्थ की तरह से। और फिर वो जो हमने हाइपोथेसिस पढ़ा उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो बेसिकली क्या है कि ग्रेविटी क्या है, फोर्स लगा रही होती है, उसने चीज़ों को कंप्रेस किया, कंप्रेशन के नतीजे में वहाँ पे प्रेशर डेवलप हुआ, प्रेशर की वजह से हीट जनरेट हुई, और हीट वो अभी भी जो हमारे पास टेम्परेचर है वो अराउंड 6000 डिग्री सी रहता है। और फॉर्मेशन जब अर्थ की हो रही थी तो कंप्रेस हुए मटेरियल्स, ग्रेविटी की वजह से कंप्रेशन से प्रेशर डेवलप हुआ, प्रेशर से हीट जनरेट हुई। तो इस तरह से जो ग्रेविटेशनल कंप्रेशन है वो भी हीट सोर्स एक तरह से बन गया, और ये इसने हीट जो टेम्परेचर है कोर का उसको मेंटेन किया हुआ है। इसको आप इजीली उस अपनी बुक के जो पेजेस हैं 37-38 वहाँ से भी कर सकते हैं, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। इसमें बताया हुआ है कि वाई डू सर्टन गैसेज इन द एटमोसफेयर ट्रैप मोर हीट दैन द अदर्स। इसमें कह रहे हैं हमारे एटमोसफेयर में अ वैरायटी ऑफ गैसेज प्रेजेंट है, लेकिन कुछ गैसेज ऐसी हैं, सर्टन गैसेज हैं जो कि हीट को ज़्यादा ट्रैप करती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो इसका क्या रीज़न है? अच्छा, अब ये सर्टन गैसेस किसकी तरफ इशारा है? ये ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ ही इशारा है। तो इसमें कह रहे हैं जो सर्टन गैसेज, जैसे हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, मीथेन गैस आ जाती है, वाटर के वेपर्स आ जाती हैं, ये हीट को ज़्यादा ट्रैप करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो मोलेकुलर स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है जो कि इनको इनेबल करता है कि एक तो एब्जॉर्ब करें हीट को और फिर रिटेन भी किए रखें उस इंफ्रारेड रेडिएशन को। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमारे पास क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनमें 3 या इससे ज़्यादा एटम्स जो है वो इस तरीके से अरेंज हुए हुए होते हैं कि ये वाइब्रेट कर सकते हैं मल्टीपल डायरेक्शंस में, यानी कि स्ट्रेचिंग इनकी हो सकती है, बेंडिंग, ट्विस्टिंग हो सकती है। इनके एग्जाम्पल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा, इसमें 3 एटम्स हैं, लीनियर होते हैं। मीथेन में हमारे पास 5 एटम्स हैं और इनका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। वाटर वेपर बेंट मॉलिक्यूल होता है, इसमें 3 एटम्स होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर ही इस तरह का है कि ये हीट को ज़्यादा अपने अंदर ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि इनका यूनिक मोलेकुलर स्ट्रक्चर जो है वो इनको इनेबल करता है कि ये अर्थ से जो आ रही है इंफ्रारेड रेडिएशन उसको ये एब्जॉर्ब करके रिटेन भी रखती हैं। अब ये जो गैसेज है ना, जो इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ रिलीज़ कर रही होती है, इमिट कर रही होती है, तो इन तक जब पहुंचती हैं, ठीक है, रास्ते में ये गैसेस सारी प्रेजेंट हैं, तो इनकी वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जब इनकी वाइब्रेशन इस तरीके से हो रही होती है कि इनकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और अर्थ से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाती है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जो अर्थ से इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, और जो इन गैसेस के वाइब्रेट, इनके जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों मैच कर जाती हैं आपस में, इनकी रेजोनेंस हो जाती है। इस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जितनी भी गैसेज हैं ये इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। इनके जो कॉम्प्लेक्स मोलेकुलर स्ट्रक्चर्स हैं वाइब्रेट करते हैं और रोटेट भी करते हैं स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज़ में, और ये मैच कर जाती है इनकी फ्रीक्वेंसी अर्थ की इमिटेड रेडिएशन के साथ, जो भी मैंने बताया है। और इसी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के नतीजे में जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको ये मज़ीद बढ़ा देती है, मज़ीद वार्मिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये जितने भी वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं इन गैसेस के, वो IR फ्रीक्वेंसीज, जो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख लें, देखें
बेसिकली होता क्या है, हमारा जो सूरज है, सन है, वहाँ से सोलर रेडिएशन आ रही है जो कि अर्थ की तरफ आ रही है, ठीक है। अर्थ क्या है, इनको एब्जॉर्ब करती है और फिर इनको इमिट करती है, निकालती है, किस फॉर्म में, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में। जब अर्थ इन इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करवाती है ना, तो जब ये वापस दोबारा एटमॉस्फेयर में इंफ्रारेड रेडिएशंस जा रही होती हैं, तो ये क्या होता है कि वहाँ हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में यही गैसेस की अच्छी खासी मिकदार मौजूद है, CO2 हो गया, CH4 हो गया, तो ये गैसेस इन रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेती हैं, इन रेडिएशन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। इनके मॉलिक्यूल इसको ट्रैप करने के बाद वाइब्रेट करते हैं, मज़ीद रोटेट करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ मैच कर जाती हैं। तो फिर क्या होता है, जो जिस हीट ने बाहर निकलना था, एटमॉस्फेयर से बाहर जाना था, वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से ट्रैप हीट की वजह से वार्मिंग होना शुरू हो जाती है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से हो रही है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा हुआ है, व्हाट आर द पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो कि जियो मीन्स अर्थ से हासिल की जा रही है, अर्थ की हीट से हासिल की जा रही है, उसके क्या पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और उतना ही सिंपल इसका आंसर है। जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन कैन हार्म द एनवायरनमेंट इन सेवरल वेज, के डिफरेंट वेज है जिनमें कि एनवायरनमेंट को हार्म किया करती है ये जियोथर्मल एनर्जी की एक्सट्रैक्शन। इसकी वजह से लैंड की सिंकिंग हो सकती है, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, उनको ट्रिगर ये कर सकती है, पोल्यूट हो सकता है वाटर केमिकल से या हैवी मेटल्स की वजह से, बैड स्मेलिंग गैसेज होंगी इस एरिया में, नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। लेकिन अगर हम केयरफुल प्लानिंग और मैनेजमेंट करेंगे तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इन चैलेंजेस के अलावा जो जियोथर्मल एनर्जी है वो काफ़ी हद तक क्लीन है और सस्टेनेबल ऑप्शन हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम प्रॉपर केयर के साथ चलेंगे तो ये एक रिलायबल सोर्स एनर्जी का हो सकता है। ओवरऑल जो जियोथर्मल एनर्जी है वो प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव है, यानी कि अगर हम फॉसल फ्यूल से एनर्जी हासिल करते हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है कि हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करें, क्योंकि ये उसके मुकाबले में ज़्यादा क्लीनर और ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर को इंश्योर करवाता है। ये हमारे 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है 10th। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हाउ डज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स अफेक्ट देयर यूज़ इन द कुकवेयर। अच्छा, अब जो हम खाना बनाने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं कुकवेयर, उनके बारे में पूछा हुआ है कि उनमें जो डिफरेंट मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं और हर किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो हीट कैपेसिटी है डिफरेंट मटेरियल की, वो इनके जो इस्तेमाल है कुकवेयर में उसको कैसे मुतासिर करती है, कैसे इफ़ेक्ट करती है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस वक्त कौन से बर्तन यूज़ करने हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा, सबसे पहले हम डेफिनेशन बता देंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। इसका क्या मतलब है कि 1 kg ऑफ जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री C से बढ़ाने के लिए हमें उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी। ये कुकवेयर में इस तरह से फॉलोइंग वे में इसको इफेक्ट करती है। जो मटीरियल जिस तरह से लो स्पेसिफिक हीट वाले होंगे वो जल्दी से हीट अप हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि उनको थोड़ी सी भी हीट मिलती है ना तो वो उनका टेम्परेचर जल्दी से रेज हो जाता है, उनकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। इनमें वो मटेरियल आ जाते हैं जैसा कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती हैं, ये जल्दी से हीट अप हो जाते हैं। इनको थोड़ी सी भी हम हीट एनर्जी देते हैं तो ये जल्दी से हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। इनको हम उस वक्त कुकिंग में यूज़ करते हैं जब हमें फ़ास्ट टेम्परेचर चेंजेस चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि फ्राइंग में हम ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं कि फ़ौरन से ऑयल गर्म हो गया, हमने जो चीज़ फ्राई करनी है वो जल्दी से फ्राई हो जाती है। जैसे ये मैंने इसकी डायग्राम यहाँ पे साथ में दिखा दी। ये कॉपर के या एल्यूमिनियम के हमारे पास जो फ्राइंग पैन्स आ रहे होते हैं ये लो स्पेसिफिक हीट वाले होते हैं, इनको हम फ्राइंग के पर्पज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे रिस्पॉन्ड रैपिडली टू चेंजेस इन द हीट, चूँकि इनकी स्पेसिफिक हीट जो है वो कम है, लो है, तो ये रैपिडली रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि हमने हीट जैसे ही बढ़ाई ये फ़ौरन से इन्होंने उसको अपना टेम्परेचर गेन कर लेंगे ये, ठीक है, और इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जैसे आप हीट कम करेंगे तो ये जल्दी से, जैसे हमने पढ़ा हुआ कि जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर है वो उतने अच्छे इमिटर भी हैं, तो ये जितनी जल्दी से हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतना जल्दी फिर ये कूल भी हो जाते हैं, तो ये रैपिड आपको रिस्पॉन्ड इनमें नज़र आता है। सेकेंड आ जाते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले। ये वो मटेरियल हैं जो कि हीट अप होते हैं स्लोली। इनमें कास्ट आयरन या सेरामिक के जो बर्तन है मटेरियल है उनकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होती हैं, और इसका क्या मतलब है कि इनको हीट अप होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन फिर ये हीट को ज़्यादा देर अपने अंदर रिटेन भी रखते हैं। लेकिन जो हमने यहाँ ऊपर पढ़े हैं लो स्पेसिफिक हीट वाले, ये जल्दी गर्म तो हो जाते हैं लेकिन फिर ये ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं, ये हीट को ज़्यादा देर रिटेन नहीं रख सकते, ये जो लो स्पेसिफिक हीट वाले हैं। लेकिन जो हाई वाले हैं ये क्या है, गर्म देर से होते हैं, हीट अप होने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं और
फिर उस हीट को ज़्यादा देर रिटेन भी रखते हैं, ठीक है। और इनको हम स्लो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह से कि बेकिंग होगी, बेकिंग के लिए ये वाले बर्तन सबसे ज़्यादा बेहतर होते हैं और ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, जिस तरह से ये सेरामिक के जैसे इनमें हम कप केक्स वगैरह बनाते हैं। और इनमें जो टेम्परेचर की जो हम अगर चेंज कर रहे हैं ना, तो इनमें चेंजेस आपको सडन दिखाई नहीं देते, ठीक है। आपने टेम्परेचर कम कर दिया, स्टोव है या ओवन में आप अगर बेक कर रहे हैं, टेम्परेचर आपने थोड़ा सा कम कर दिया, तो इस पर एकदम आपको इफेक्ट देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन इसके मुकाबले में जैसे फ्राइंग में मैं बता रही थी, अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा कर दिया स्टोव का, ठीक है, उसकी हीट ज़्यादा बढ़ा दी, तो एकदम से क्या होता है, वो जल भी सकते हैं। और अगर आप हीट कम करेंगे तो फ़ौरन से वो ठंडा भी हो सकता है आपका ऑयल। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला हुआ है, वाटर एट 20 डिग्री सी इज सेंट डीप अंडरग्राउंड इनटू हीटेड लेयर्स वेयर इट टर्न्स इनटू अ मिक्स ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर एट 100 डिग्री सी। एज द स्टीम एंड हॉट वाटर कूल बैक डाउन टू 20 डिग्री सी, वाई डज 1 kg ऑफ स्टीम रिलीज मोर हीट। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि वाटर हमारे पास 20 डिग्री सी पे है, उसको हमने डीप अंडरग्राउंड जो है वो सेंट करवाया है हीटेड लेयर्स में। जब 20 डिग्री सी का वाटर हमने अंडरग्राउंड उसको भेजा, तो वो एक मिक्सचर उसने बना दिया। मिक्सचर में स्टीम भी है और मिक्सचर में हॉट वाटर भी है, और अब उनका टेम्परेचर क्या हो चुका है, 100 डिग्री सी हो चुका है। लेकिन अब क्या होता है कि वही जो मिक्सचर है, जो स्टीम और जो हॉट वाटर का मिक्सचर है, अब हम जब उसको कूल बैक अगर करवाते हैं 20 डिग्री सी पे, तो वही जो 1 kg का स्टीम है उससे हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है। ऐसा क्यों है, उस वाटर से कम हीट रिलीज़ हो रही है लेकिन स्टीम से ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, क्यों? अब इसका आंसर क्या है, 1 kg ऑफ स्टीम रिलीजेज मोर एनर्जी देन 1 kg ऑफ हॉट वाटर ड्यू टू हाई एनर्जी कंटेंट ऑफ द स्टीम। जो स्टीम है उसका जो एनर्जी कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है, वो इस वजह से कि देखें, स्टीम क्या है, पहले हमारे पास वाटर है, वाटर से हमने वो पहले स्टीम में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने में भी तो उसने हीट जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब की है। वही हीट कौन सी, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब वो स्टीम फिर कंडेंस होगी, दोबारा वाटर में चेंज होगी, तो एक तो वो जो अपना इसके प्रोसेस में हीट रिलीज़ होगी वो वाली रिलीज़ होगी, और सेकेंडली जो इसमें स्टोर हुई हुई थी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वो वाली भी ये रिलीज़ करेगी। तो इसलिए इसमें ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही होती है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड इट टर्न्स इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सी, कि जब हम वाटर को, यहाँ पे वाटर 20 डिग्री सी था ना, फिर स्टीम में जब ये चेंज हुआ 100 डिग्री सी पे, तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो लगी उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। यहाँ तक स्टीम में एनर्जी स्टोर हो चुकी थी, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेकिन वाटर में नहीं हुई थी। वाटर जो हॉट वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ स्टीम में एनर्जी ये वाली स्टोर हुई। अब जब आपने स्टीम को कंडेंस करवाया या इस मिक्सचर को कंडेंस करवाया, दोबारा से कूल बैक करवाया 20 डिग्री सी पे, तो स्टीम जब वाटर में दोबारा चेंज होती है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोला जाता है। कंडेंस हुई तो वो जो लेटेंट एनर्जी थी ना, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी रिलीज़ होगी, ठीक है, ये रिलीज़ होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि लार्ज एनर्जी ट्रांसफ़र आपको देखने में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। तो इसकी वजह से ये जो हॉट वाटर होगा वो अपनी सिर्फ इंटरनल एनर्जी को निकालेगा कूल होने में, लेकिन जो स्टीम जब वाटर में चेंज होगी वो इंटरनल एनर्जी को भी रिलीज़ करेगी, और साथ में ये जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको भी रिलीज़ करेगी। तो इसलिए स्टीम से रिलीज़ जो होगा हीट कंटेंट वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हमारे पास स्टीम है 100 डिग्री सी पे और हमारे पास वाटर भी 100 डिग्री सी पे, यही तो मिक्सचर है ना हमारे पास, ठीक है। अब आपने इन दोनों को कूल जब कर पाया 20 डिग्री सी पे, जब आपने स्टीम को 100 डिग्री सी से 20 डिग्री सी में आप लेकर आए हैं, तो ये क्या प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन हुई है स्टीम की। जब कंडेंसेशन हुई है तो इसने एक तो वो लेटेंट हीट रिलीज़ की है और दूसरा कूलिंग एनर्जी रिलीज़ की है, जो कि एक तो नॉर्मल फेस चेंज के साथ आती है, ठीक है। लेकिन जो वाटर है, जब आपने वाटर को 100 डिग्री सी से 20 डिग्री सी में चेंज करवाया, कूल करवाया, तो इसने रिलीज़ की है एनर्जी जो कि सिर्फ कूलिंग की फॉर्म में आपको दिखाई दी है, क्योंकि वाटर कूल हुआ है ना, 100 डिग्री से 20 डिग्री सी में आते हुए कूल हुआ है, तो यहाँ पे बस ये वाली एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज़ हुई है, क्योंकि इसकी जो इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी थी जो कि लेटेंट हीट की फॉर्म में इसमें प्रेजेंट थी, वो भी इसने रिलीज़ की है। तो इस वजह से इसका हीट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक हमारे 11 क्वेश्चन से जो कि कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी है ये, इतने मुश्किल नहीं है। इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।